गुड मॉर्निंग क्लास, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अब हम लोग को आज उत्तराखंड के बारे में कल हम बताए थे, आप लोग को सारा चीज बता दिए थे, संतोपत हिमानी वगैरह। ये उत्तराखंड का एरिया है, ये कुमायूं है, ये गढ़वाल है, ये भी बता दिए थे। उत्तराखंड में 3 दर्रे 4 दर्रे, लेपुलेख दर्रा धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। हो गया दर्रा, ठीक है। यमुनोत्री गंगोत्री सारा बता दिए, यमुनोत्री गंगोत्री सब बता दिए, ठीक है। आज आप लोग को देखना है राजस्थान। क्या देखना है? राजस्थान। चलिए, रेडी हैं आप लोग राजस्थान पढ़ने के लिए? सारे लोग एटलस खोलिए, राजस्थान का नक्शा देखिए। राजस्थान का नक्शा खोलिए, राजस्थान और गुजरात एक में दिखेगा आपको, राजस्थान और गुजरात एक में दिखेगा, राजस्थान और गुजरात एक में। पेज नंबर 15 है, जितना भी पेज नंबर पे मिले। देखिए, राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 10% एरिया को कवर करते के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन? राजस्थान। 10% एरिया को कवर करता है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन इसके साथ एक विडंबना देखिए, यहाँ की ज्यादातर जमीनें बर्बाद हैं, वेस्ट हैं। वेस्ट लैंड यहाँ ज्यादा है, बर्बाद जमीनें ज्यादा हैं। बर्बाद जमीनें क्यों है? क्योंकि मरुस्थल है। एक साइड से मरुस्थल है, दूसरे साइड से बीहड़ है, चंबल का बीहड़। बीहड़ जो होता है ना, जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है। एक कट्ठा धंस गया, एक कट्ठा उड़ गया, इधर उधर इधर उधर, उसमें मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, ऐसे ऐसे वैसे 5-5 10-10 फीट की गड्ढा, ऐसे उबड़ खाबड़ रहेगा। उसी क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं, बीहड़। चंबल का बीहड़ एरिया आ जाएगा। तो राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है बीहड़ का एरिया। तो ये 10% राज्य होने के साथ साथ सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड इसी के पास है, मरुस्थल होने के कारण। राजस्थान को हम लोग जोग्राफिकली देखते हैं और फिजिकली, दोनों ओर से देखते हैं हम लोग। जोग्राफिकली राजस्थान को देखेंगे, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ यहाँ पे अगर राजस्थान के एरिया में देखेंगे तो इस एरिया में अगर आप गौर से देखेंगे तो बीचों बीच में राजस्थान के पहाड़ आएगा। पहले एक बार समझ जाइए, यहाँ पर ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत बहुत ही पुरानी है, ठेकेदार सब इसको काट के कई जगह से पहाड़े चुरा ले गया है। राजस्थान हाईकोर्ट कह रहा था कि हमारा 4 गो पहाड़ गायब हो गया, ले आओ और ठेकेदार से पहाड़वा काट के उसका बालू बना दिया सब। पहाड़ को थोड़ा सा पहले पत्थर में निकला, फिर और थोड़ा गिट्टी बना दिया सब, कुछ सड़क में लगा दिया, उसको और तोड़ के बालू बना के दिल्ली में बेच दिया सब बिल्डर को पहाड़ गायब कर दिया सब। परेशान है हाईकोर्ट वहां का, ये पहाड़ गायब कर दिया। तो राजस्थान की पहाड़ियां जो है ना घिस चुकी हैं सर। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है। जब हिमालय पैदा नहीं हुआ था ना, तो अरावली बूढ़ा होने लगा था। अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी है। अब बताइए, कोई चीज अरबों खरबों साल पुरानी है तो टूट फूट जाएगी। जैसे आप अपना मकान में 50 साल तक मत जाइए, देखिए उस मकान की दुर्दशा क्या होने वाली है। जंगला टूट जाएगा, कबूतर बैठने लगेगा, कोनो चुरा ले जाए, कुछ कुछ आंधी धूल धक्कड़ उसमें रहेगा, तिरछा उर्छा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह अरावली पर्वत को कोई पूछने वाला नहीं है, मरुस्थल है, उस पर कोई पेड़ उड़ नहीं निकला है, जिस वजह से एकदम ढचक पचक गया है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत अब घिस गया है, सबसे ज्यादा घिस गया, इसलिए इसे अब अवशिष्ट यानी बचा कुचा पर्वत कहते हैं। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत की शुरुआत मुख्य रूप से राजस्थान में ही है। ये इसका कुछ हिस्सा दिल्ली तक पहुंचा है, कुछ गुजरात में भी गया है। ये अरावली पर्वत नदी का भी स्रोत है। इसमें एक इधर से नदी निकलती है, लूनी नदी। अरावली पर्वत से पश्चिम दिशा में जाने वाली नदी है लूनी नदी, और ये लूनी नदी गुजरात में जाके रास्ते में खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में पानी खत्म हो जाता है। तो बताइए, अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। ये मध्य बीच में ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसे अंतर्वेशी नदी कहते हैं, या फिर इसे हम रिवर ऑफ एम्फीमरेंट कहते हैं, रिवर ऑफ एम्फीमरेंट। अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है और यहाँ चली जाती
इससे एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। तो इस साइड से निकलेगी बनास नदी और यहां से जाके मिल जाती है चंबल नदी में। तो राजस्थान मध्य प्रदेश से आती है चंबल नदी। अरावली से दो नदियां निकलेगी, इस साइड में निकलेगी लूनी, इस साइड से निकलेगी बनास। लूनी बनास, लूनी बनास। बनास किस में जाके मिलती है? चंबल में। बनास किस में जाके मिल जाती है? चंबल में। बनास किस नदी में जाके मिलती है? चंबल नदी में। तो ज्योग्राफिकली आप देखिएगा राजस्थान को, तो राजस्थान अरावली पर्वत श्रेणी है, चंबल नदी, बनास नदी और ये नदियां निकलती हैं। राजस्थान खनिज संपदा से भरा हुआ है, वहाँ माइनिंग बहुत होती है, अरबपति है सब वहाँ का माइनिंग वाले। पहाड़ तोड़ दीजिए तो पत्थर बेच दीजिए, लगता क्या चीज़ है, बकोट के बेच दीजिए, बालू बेच दीजिए, वहाँ का संगमरमर निकाल के बेच दीजिए, ग्रेनाइट निकालिए, एक से एक मार्बल, संगमरमर, ग्रेनाइट, पत्थर वगैरह का यूज होते हैं। अमीर चीज़ों में लगाए जाते हैं, अमीर घर के यहाँ पत्थर मार्बल लगा रहता है। जिन जना घर में मार्बल लगा रहेगा ना वो रोने, बड़ी बेचारा सबको टेंशन होता है मार्बल वालों। चाय गिरेगा तो पकड़ लेगा, चाहिए वहाँ लाल हो जाएगा, मसाला गिर जाएगा पकड़, परेशान रहते हैं ऐसे मार्बल वाले। लेकिन शौक है, क्या है भैया, मार्बल लगा है घर पे, मार्बल, देयर इज मार्बल इन माय होम, मार्बल। अब पैसे पैसे मिलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा खनन के लिए। वहाँ पे खेतड़ी की खान है, जाबर की खान है, पेट्रोलियम भी पाया गया है, चांदी भी, सीसा भी, जस्ता भी, तांबा भी, बहुत सारा खनिज पाया जाता है। तो खनिज संपदा के दृष्टि से भी राजस्थान भरा हुआ है। राजस्थान एरिया बड़ा है, साथ साथ राजस्थान में जनसंख्या कम है, जिस वजह से वहाँ पर लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। ज़मीनें क्या है? बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉस्पेरिटीज़ हैं, खुशहाली है वहाँ पे, और लोग भी बिजनेसमैन माइंडेड हैं। लोग क्या हैं? बिजनेसमैन माइंडेड है। वही यूपी बिहार में आके देखेंगे, इतना छोटा ज़मीन, अब 12-13 करोड़ लोग बिहार में रहेंगे, छोटी छोटी ज़मीनें, डेली ज़रूरत की चीज़ें लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं यहाँ। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए, तो राजस्थान को हम लोग इस तरह ज्योग्राफिकली देखें कि खनिज संपदा से भरा हुआ है। आप लोग अब अपने अपने नक्शा में राजस्थान को देखिए, नक्शा खोलिए। पॉलिटिकल एक साइड में होगा, फिजिकल। पॉलिटिकल नक्शा में तो राजस्थान आराम से मिल जाएगा, पॉलिटिकल नक्शा में राजस्थान आराम से मिलेगा, मिल गया। सब लोग अब फिजिकल नक्शा खोलिए, और फिजिकल नक्शा में देखिएगा ब्राउन कलर का इस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगी, ऐसे बिखरी हुई अरावली पर्वत श्रृंखला। सारे लड़के लोग फिजिकल नक्शा खोलिए और उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला ढूंढिए, अरावली पर्वत श्रृंखला, सब लोग ढूंढिए अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत मिल गया। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला। वापस आ जाइए लोग पॉलिटिकल नक्शा में, वापस आइए पॉलिटिकल नक्शा में। राजस्थान का सबसे ऊपर दिखेगा गंगानगर, श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे ऊपरी एरिया दिखेगा श्री गंगानगर, मिल गया सब लोग को। राजस्थान के सबसे ऊपरी जगह में दिखेगा श्री गंगानगर। सब लोग ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, श्री गंगानगर मिल गया। इसके नीचे देखेंगे बीकानेर मिलेगा। यहाँ पे कौन सा जगह? बीकानेर। यहाँ की काफी सारी चीजें, बीकानेर वाला भुजिया नमकीन वगैरह बड़ा फेमस है, तो यहाँ पे मिल गया बीकानेर। सबको मिला बीकानेर। बीकानेर सब लोग को मिल गया बीकानेर। बीकानेर जो है राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी एक तरह से कह सकते हैं, मतलब पर्यटक वगैरह ज्यादा मरुस्थल। बीकानेर से इधर की ओर जाके देखेंगे जैसलमेर, 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 यहाँ पे मिलेगा आपको जैसलमेर। बीकानेर की इस साइड में मिलेगा आपको जैसलमेर, ये जगह है जैसलमेर, मिल गया जैसलमेर। भारत का सबसे गर्म जिला है जैसलमेर, ऊंट अनुसंधान वगैरह यहाँ पे। जैसलमेर युद्ध क्षेत्र के लिए बड़ी बदनाम है। यहाँ पर लोंगेवाला 1971 की लड़ाई में यहाँ पे मेजर चांदपुरी ने लोंगेवाला में हरा दिया था किस लोगों को? पाकिस्तानियों की पूरी फौज को हरा दिया था यहाँ पर। कहाँ पे? जैसलमेर में। मिल गया जैसलमेर, ये जगह मिल गया जैसलमेर। उसके नीचे मिलेगा बाड़मेर। जैसलमेर के नीचे देखिए बाड़मेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर।
जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, ये इधर में जैसलमेर। पाकिस्तान से सट के किधर होगा? जैसलमेर। पाकिस्तान से सट के मिलेगा आपको जैसलमेर। जैसलमेर में युद्ध का मैदान था जिसका नाम था लोंगेवाला, युद्ध का मैदान जिसका नाम क्या था? लोंगेवाला। तो जैसलमेर मिल गया आप लोग को, बाड़मेर, ये चारों जिले मिल गए पाकिस्तान से सट के। इन जिलों की एक चीज अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज देखने को उसमें मिलेगा, एक नहर आ रही होगी, इंदिरा गांधी नहर। आप देखिए ध्यान से, उसमें नहर आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। आप ध्यान से देखिए, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़े, इंदिरा गांधी नहर, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर पंजाब से निकलती है। इंदिरा गांधी नगर कहाँ से निकलती है? पंजाब से। अब आप गौर कीजिए, पंजाब जो एरिया हम जब आपको पढ़ाए थे, तो पंजाब में हम आपको पढ़ाए थे नदियों के बारे में। पंजाब में नदियों के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि ऊपर से निकल जाती है रावी नदी और नीचे निकलती है आपकी सतलज नदी, और सतलज में जाके मिलती है ब्यास। सतलज में जाके कौन सी मिलती है? ब्यास। सतलज, सतलज में मिल जाती है ब्यास। और यहीं पे है हरिके बैराज, हरिके बैराज जिससे निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी जो नहर निकली गई है वह नहर राजस्थान में जाती है, लेकिन इसका निर्माण होता है पंजाब के हरिके बैराज के पास। पंजाब के किस बैराज के पास? हरिके बैराज के पास। वहां पे कौन सी दो नदियों का संगम होता है? हरिके बैराज के पास, हरिके बैराज के पास दो नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी दो नदियां हैं भैया? तो एक का नाम है ब्यास, एक का नाम है सतलज। ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर होता है हरिके बैराज। तो इंदिरा गांधी नहर, इस नहर के कारण, इस नहर के कारण इस मरुस्थल में पानी की दिक्कत नहीं होती है। अब अगर वहां गौर से देखिएगा तो यहाँ एक मरुस्थल लिखा होगा, थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। तो राजस्थान के मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल मिल गया। राजस्थान का यह थार मरुस्थल पाकिस्तान में गया है। पाकिस्तान में लोग इसे चोलिस्तान कहते हैं। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में कौन सी नहर जाती है? कितने लोग बता सकते हैं? थार मरुस्थल में जाने वाली नहर का नाम, नेम ऑफ द कैनाल विच इंटर्स इन द थार डेजर्ट। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर हो गया। इंदिरा गांधी नहर, थार मरुस्थल का नाम। अब एक बात बताओ, मरुस्थल में सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की होती है? पानी की। पानी वहां नहीं होता है, लेकिन जब इसमें इंदिरा गांधी नहर डाली गई थी तो यह इंदिरा गांधी नहर की वजह से थार मरुस्थल में पूरा पानी भर गया। तो पानी की वहां कमी नहीं हुई, जिस वजह से वहां पर लोग भी बसने लगे। इसलिए अमूमन देखा जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, मतलब जो डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मानव नहीं बसता है, क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत, सिंचाई की दिक्कत, मवेशी पालिएगा, गाय पालिएगा, सबको पानी की जरूरत होती है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर ने इन जरूरतों को पूरा कर दिया। इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। आगे बढ़े, थार मरुस्थल। चलिए, तब आप लोग को इतना समझ में आ गया। धीरे धीरे चलते चलते, राजस्थान बहुत बड़ा जगह है जी, बहुत बड़ा जगह है राजस्थान। देखिए, यहां पर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब मेरी ओर ध्यान से सारे लोग देखें। जैसलमेर के जस्ट पीछे देखेंगे तो आपको मिलेगा पोखरण। जैसलमेर के जस्ट पीछे मिलेगा तो मिलेगा आपको पोखरण। जैसे देखिए, जैसलमेर के जस्ट पीछे मिलेगा पोखरण। पोखरण मिल गया। जैसलमेर के जस्ट पीछे पोखरण। जस्ट पीछे कौन सा जगह मिलेगा? पोखरण।
मिला कि नहीं मिला? पोखरन, पोखरन जैसलमेर के जस्ट पीछे पोखरन। देखिए ये पोखरन हमारा परमाणु परीक्षण स्थल है। हम लोगों ने यहाँ पहला परमाणु परीक्षण किए थे 1974 में। 1974 के इस परमाणु परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण असफल हो गया था। परमाणु परीक्षण हम किए तो उसमें उतना स्ट्रेंथ पावर नहीं रह गया था, और हम लोग के अगल बगल के पड़ोसी देशों से हमारी लड़ाइयाँ होती रहीं, जिसमें दो सबसे खतरनाक थे सब, एक चाइना और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया, उसने पूरा उद्देश्य बना लिया, ना उसको अपने यहाँ यूनिवर्सिटी खोलना है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, ना स्टॉक मार्केट खोलना है, ना कोई कृषि पे ध्यान देना है, ना ये एडवांसमेंट पे ध्यान देना है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। बस ध्यान देना है किस चीज़ पर? तो आर्मी पर। आप समझिए वहाँ की सेना की मजबूरी है युद्ध लड़ना, क्योंकि वहाँ नेता जैसे भारत में करप्शन कैसे करते हैं, एगो पुल बनवाएगा और पुल में 500 करोड़ घोटाला मार देगा। तो पाकिस्तान में सेना हमेशा हथियार खरीदेगी, हथियार खरीदेगी और उसी में घोटाला करेगी। सेना के अधिकारी पाकिस्तान में बहुत अमीर होते हैं, और लोग भी हथियार के नाम पे सेना के साथ हो जाते हैं कि हमें टैंक चाहिए, तोप चाहिए, हमें लड़ने चाहिए, ये चाहिए। वो आर्मी वाले इसी के चक्कर में क्या करते हैं, पैसा लूटते हैं। तो इसी के कारण वहाँ पे आर्मी के पास तो हथियार ठीक ठाक आ गए, लेकिन उसको ना ये नहीं देख पाया कि उसकी देश की बाकी चीज़ें बिगड़ते चली गई वहाँ पर। और लड़ाई के टाइम पे अब हमसे लड़के क्या करेगा पाकिस्तान? मान के चलिए हम लोग लड़ाई करते, 6 महीना लड़ाई खींच देंगे तो भूखे मर जाएगा वो। कुछ करना ही नहीं है उनको, 6 महीना लड़ाई खींच देना है, भूखे मर जाएंगे। उसको लगता है कि उसकी एयरफोर्स बहुत मजबूत है, S-400 है इधर, उनकी एयरफोर्स का एक कुछ ना घुस पाए यहाँ पे, S-400। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पाकिस्तान के पास परमाणु, हम लोग को भी अब जरूरत थी परमाणु हथियार की। तो अटल बिहारी वाजपेयी से पहले इंदिरा गांधी के समय से ही परमाणु परीक्षण करने पर जोर दिया जाने लगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो इसको काफ़ी तेज बल दिया गया। APJ अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और काकोदर दास, 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई 1998 में परीक्षण करने के लिए। लेकिन इसकी भनक लग गई अमेरिका के CIA को, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसी का हम लोग नकल करके NIA बनाए हैं। कोनो काम का उतना एडवांसमेंट नहीं है इसमें NIA जितना CIA है। NIA में अभी उतना एडवांसमेंट भी कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो CIA को इसकी भनक लग गई और उस ससुरा इसके ऊपर सैटेलाइट डाल दिया। अब वो सैटेलाइट इतना हाई रिजोल्यूशन का था कि पोखरण के ऊपर वो रात दिन नजर रखने लगा। उस परमाणु परीक्षण सैटेलाइट की पावर इतनी थी कि अगर वहाँ पोखरण में कोई सैनिक घड़ी पहना है तो उसकी घड़ी में कितना टाइमिंग हो रहा है वो जूम करके देख लेता था। इतना क्रिस्टल क्लियर कैमरा रहता था। जैसे आपके मोबाइल में भी जूमिंग पावर ज़्यादा रहती है, तो कैमरा मोबाइल में इतना आप लोग का 1 लाख का मोबाइल खूब से खूब रहेगा, और सोचिए ना 50 लाख का कोनो कैमरे खरीद लेता हो, कितना पावरफुल रहेगा उसका कैमरा। समझ में आएगी क्या? तो यहाँ पर अमेरिका CIA ने छोड़ दिया सैटेलाइट। अब कैसे परीक्षण किया जाएगा? हमारे लिए समस्या परीक्षण करना नहीं था, हमारे लिए समस्या था कि अगर हम परीक्षण करते और वह परीक्षण असफल हो जाता तो पूरी दुनिया से दुश्मनी भी ले लेते और सब हमको घेर बांध लेता सब। इसलिए हम लोग के लिए था कि परीक्षण करें तो 100% सफल होना चाहिए। अब अब्दुल कलाम ने कहा कि 100% सफल होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। इसलिए पहले इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारतीय सेना यहाँ युद्धाभ्यास करने जा रही है, तो पूरी सेना को यहाँ उतार दिया गया युद्धाभ्यास के नाम पर। और जगह जगह वहां पे छोटे से अपने से घर बनाया गया कि भैया इसको हम बम से उड़ा के चेक करेंगे, बंकर बनाया गया, इसको चेक करेंगे, युद्ध करेंगे, गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे, धड़ 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 खूब युद्धाभ्यास होने लगा। ट्रक आने लगी, ट्रक जाने लगी, खूब मूवमेंट होने लगा वहां पर। अब मूवमेंट जब होने लगा उसी बीच में APJ अब्दुल कलाम और जितने वैज्ञानिक थे वो सब मिलिट्री के ड्रेस में घूमने लगे। और परीक्षण जब करने की टाइम आई तो उसमें सैटेलाइट जो था वो परीक्षण करता था। तो इसमें अब्दुल कलाम को आइडिया था उसका कि कब वो सैटेलाइट आने वाला है, कब जाने वाला है वहां पर। तो जैसे सैटेलाइट आता था, ये चला जाता था, ये लोग वहां काम करने लगते थे। और जब सैटेलाइट चला जाता था, जस्ट सामने आता था तो ये लोग छुपा देते थे, फिर चला जाता था तो काम करने लगते थे यहाँ पर। और जब वो दिन आया कि हम इसे परीक्षण करना है तो यहाँ पर 1998 में परीक्षण करने के लिए डेट डिसाइड कर दिया गया। APJ अब्दुल कलाम रेडी थे, अटल बिहारी वाजपेयी रेडी थे। जैसे अमेरिकी की CIA का सैटेलाइट आया और पोखरण के ऊपर से गुजरा, ऐसे जैसे गुजरा अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परीक्षण किया जाए। तुरंत डेटोनेटर दबाया गया,
तबाही मच गया यहाँ पे। परमाणु परीक्षण हम लोग ने जमीन के अंदर किया था ताकि हम लोग छुपाने में इजी हो सके। जमीन के अंदर हम लोग ने परमाणु परीक्षण किया, पूरा तहलका मच गया, भूकंप आ गया और पाकिस्तान तक में उसके झटके महसूस किए गए भूकंप का। और अब भूकंप आने के बाद अब पूरा गर्दा उड़ गया रेगिस्तान में, ऐसे पूरा बवंडर उठ गया यहाँ पे। अब्दुल कलाम ने तुरंत कहा अटल बिहारी वाजपेयी से कि कह दीजिए आंधी उठाए, आंधी उठाए। उन्होंने तुरंत मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि आंधी उठाए, आंधी उठाए। धड़ धड़ परीक्षण किए, उस पर 3 गो परीक्षण कर दिए। अमेरिका के सैटेलाइट देख रहा है कि यार इधर तो नीचे पूरा गर्दा गर्दा हुआ है। कहा कि कैसे गर्दा गर्दा हो गया, अभी तो ठीक था। तब तक न्यूज सुन रहा था, ओहो आंधी उठाए ना, आंधी उठाए। अमेरिका को पता ही नहीं चला इधर परमाणु परीक्षण हो गया, उसको पता नहीं चल पाया। परमाणु परीक्षण हो गया। अब परमाणु परीक्षण होने के कारण अमेरिका को पता नहीं चला, तो हम लोगों को लगा यार इसको पता नहीं है। 9 मई को हम लोग कर दिए परीक्षण, उसको पता नहीं चला। फिर हम लोग को लगा यार कहीं 10 मई को रिएक्ट करेगा, वहां भी नहीं किया। तो 11 मई को हम लोग ने फिर परीक्षण कर दिया, ले धड़ धड़ परीक्षण कर दिए। इस बार उसका सैटेलाइट देख लिया, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं था, क्योंकि जब 9 तारीख को किए तो वो सफल हो गया था। अब अमेरिका का सैटेलाइट देख लिया कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है यहाँ पर, तो भाई हालांकि उसको बस आंधी दिख रही थी और वो सैटेलाइट भी कंफर्म नहीं था। क्यों नहीं कंफर्म था? उसको लग रहा था आंधी उठा है। हम लोग ने यहाँ परीक्षण कर दिया, टेंशन फ्री हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं चला। 9 मई को हमने परीक्षण कर दिया, 11 मई को परीक्षण कर दिया। इस परीक्षण का नाम था शक्ति 98। क्या नाम था? शक्ति 98 परीक्षण कर दिए, टेंशन फ्री हो गए। CIA को पता ही नहीं चला, सैटेलाइट को पता ही नहीं चला। अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आज भारत उन शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्हें अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अधिकार हो गया है। हमने वो हथियार बना लिया जिससे पूरी दुनिया हम पे आंख उठा के नहीं देख सकती है। हमने परमाणु परीक्षण कर लिया। अमेरिका को ये तरीका ये क्या कर दिया रे, परीक्षण कैसे किया? अमेरिका राष्ट्रपति CIA वाले को बुलाया, आधा घंटा गरियाया, चोट्टा कहीं का तुम लोग के चक्कर में सैटेलाइट छोड़ो, एजेंट छोड़ो, ये करो वो करो, अरे दुनिया भर का नौटंकी करो। कैसे किया तुम लोग यहाँ पे, कैसे कर लिया भारत ने परमाणु परीक्षण? CIA वाला कहा काज ने कैसे कर दिया, कह रहा था आंधी उठल है, वही फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका आग बबूला हो गया, अमेरिका आग बबूला हो गया। कह रहा है कि अमेरिका कभी भी भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं देगा, हम मान्यता नहीं देंगे कि भारत के पास परमाणु बम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है हमें उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को लगता है कि हमारे पास नहीं है तो आ जाना, हम समझा देंगे। आप समझ आ गया कि नहीं? अमेरिका ने कहा कि हम इसके खिलाफ CTBT पे जाके कंप्लेन करेंगे। CTBT एक संगठन है जिसका कहना है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि आप परमाणु बम का परीक्षण जमीन पर नहीं कर सकते हैं, जल पे नहीं कर सकते हैं, वायु में भी नहीं कर सकते हैं, यानी परीक्षण पे बैन लगाया गया है। भारत सरकार से खिलाफ कंप्लेन किया गया CTBT को कि भारत ने उल्लंघन किया है CTBT के नियम का। CTBT का उल्लंघन किया है क्योंकि भारत ने परीक्षण कर दिया परमाणु बम का। तो भारत ने कहा हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी अर्थात CTBT कहता है कि आप जल, स्थल तथा वायु में परीक्षण नहीं कर सकते। हमने तो भूमिगत किया है, हमने तो क्या किया है, भूमिगत किया, जमीन के अंदर किए हैं। इसमें कहाँ किए हैं किसी में? आप लिखिए कि कहीं नहीं कर सकते हैं, हमने जमीन के अंदर किया है। बेचारा CTBT का भी मुंह लटक गया। जा, ओ माय गॉड, CTBT जा ससुरा CTBT। भारत वालों के पास जुगाड़ करने आएंगे। हमारे यहाँ लड़का मैट्रिक में पढ़ने से पहले एग्जाम में नकल करना सीख लेता है, कैसे नकल करना है इस CTBT सिखाएंगे हम लोग को। CTBT गुल हो गया इनका, समझ। हमको लगता है इसी से उदाहरण बना है CTBT गुल। CTBT का मुंह लटक गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अमेरिका एक नया चाल चला, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG ग्रुप बनाया और कहा कि जिसके जिसके पास यूरेनियम है वह भारत को यूरेनियम न बेचे, भारत को यूरेनियम न बेचे। भारत ने कहा कोई बात नहीं, मत बेचो ससुरा, हम महंगा दाम पे खरीदेंगे। भारत ने कहा कि जितना का यूरेनियम मिल रहा है उससे हम ज्यादा दाम में बेचेंगे। है कोई बेचने वाला? हम उससे ज्यादा दाम में खरीद लेंगे। कनाडा ले आके दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ले आके दे दिया, कजाकिस्तान ले आके दे दिया। कितना सब अमेरिका का बात सुनेगा। हम लोग के पास आ गया यूरेनियम और उस यूरेनियम को हमने भर दिया परमाणु बिजली घर में और हमारा परमाणु से बिजली घर चलता है। हम लोगों ने लगभग 90 से 100 के आसपास परमाणु बम रख लिए हैं। हमें ज़्यादा परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि देखिए हमारे जो दो दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, ये दो बड़े दुश्मन है। एक किसी कंप्लीट शहर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक परमाणु बम एनफ है बड़े साइज के शहर के लिए। तो पाकिस्तान में 4-5 गो शहर है, मान के चलिए 10 गो में पाकिस्तान नहीं पड़ जाएगा। 30-40 गो शहर चाइना में है, 30-40 गो वहां निकल जाएगा, यानी कुल 50 गो में परमाणु बम में हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोगों ने डबल रख रखा है, 110 के आसपास हम लोगों ने रखा है परमाणु बम, काम खत्म, निपटा देंगे हम लोग। चाइना पाकिस्तान हम लोग से ज़्यादा रखा है, हम लोग के पास जितना है उससे 30 से 40 संख्या में पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। तो उसका कोई बैल है, दिमाग नाम का चीज़ नहीं, का रख कर ज़्यादा रख के, उसका मेन टारगेट है भारत को। तुम्हारे पास कितनों रहे, मार तो पाओगे नहीं, सोचा मारोगे वहीं गिर जाएगा। पाकिस्तान का परमाणु बम वहीं के आतंकवादियों को मिलेगा और वहीं के आतंकवादी मारेगा सब अपने लड़ाई में। अहमदिया मारेगा सिया सुन्नी, तो कोनो मारेगा कि भैया तुम इनको मारो, पेशावर वाले को मारेगा, बलूच वालों को मारो, अपने में मर जाएगा सब यहाँ पे। जब आप बच्चों को संस्कार नहीं दीजिएगा तो उम्मीद मत रखिए कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कार रहेगा। उन लोगों ने केवल मारकाट सिखाया है, हम लोगों ने जनता को मारकाट नहीं सिखाया है। हम लोगों ने सेना को रखा है कि मारना होगा, सेना मारेगी। यहाँ पर 1971 में मारी थी ना, 93,000 कह रहे थे अब्बू छोड़ दो, हमको छोड़ दो, भारत ने छोड़ दिया, जाओ, माफ कर दिए थे हम लोग। यहाँ पर चिल्ला रहा था सब आके यहाँ पे, किसी को दिक्कत? परमाणु परीक्षण पोखरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत एनएसजी का ग्रुप में सदस्य नहीं है, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं, इसलिए हमें यूरेनियम काफी महंगे बिकते हैं। हम लोग यूरेनियम काफी महंगा खरीदते हैं, वैसे भी दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है। आप लोग को पोखरण मिल गया। अभी भी भारत के पास कोई भी मिसाइल बनती है तो पहले उसे चांदीपुर में परीक्षण किया जाता है और व्हीलर द्वीप में। वैज्ञानिक सब चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पे परीक्षण करने के बाद सेना को सौंप देते हैं, सेना यहाँ आके परीक्षण करती है। कहाँ पर? पाकिस्तान, पोखरण में। अब भयानक परमाणु बम फटा 1998 में, पाकिस्तान हिल गया, कहा कि जा ये तो परमाणु बम फोड़ दिया, मेरा क्या होगा। उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी मारा अपना परमाणु परीक्षण कर दिया, धम। अमेरिका का गिरे चुट्टा कहीं का, तुम भी परमाणु परीक्षण किया, तुमको भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। कहा गया चुप, पाकिस्तान डांट दिया अमेरिका को, कहा कि हमसे पहले परीक्षण किया है भारत, जो भारत को करिएगा वही हमको भी कर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई बात सुनता नहीं। तो पाकिस्तान बेचारा चुपचाप लगा गया। यहाँ पे भारत के ऊपर लगा दिया गया प्रतिबंध कि कोई देश भारत को सामान ना दे, ऐसे ना, तो हमारा व्यापार हो गया चौपट। जैसे कैसे रूस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, पाकिस्तान पे भी लगा दिया गया प्रतिबंध, दोनों की अर्थव्यवस्था रुक गई। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लिया था किसने? जो हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, अमेरिका, यूरोप, जो भारतीय वहाँ बसे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने के लिए गए हैं, वहाँ से कमा के पैसे भेज रहे हैं, उन लोगों ने इतने पैसे भेजे कि भारत की अर्थव्यवस्था बच गई। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 1998 के बाद चरमरा आ गई। अब उसके बाद क्या चीज़ का व्यापार करेगा? तो उसने आतंकवाद का व्यापार करना चालू किया। अमेरिका से कहा कि प्रतिबंध हटा लो, अमेरिका ने कहा नहीं हटाएंगे, कहा हटा लो, नहीं तो हम परमाणु बम बनाने का तरीका इंटरनेट पे डाल देंगे, जाओ गूगल पे डाल देंगे, हम फेसबुक पे हल्ला हो जाएगा, सब गली गली बनने लगेगा। तुरंत उसका प्रतिबंध हटाया गया। तो भारत कहा कि हमारा भी हटाओ, हमारा भी हटाओ, तो भारत का भी परमाणु प्रतिबंध हट गया। अमेरिका ना परेशान रहता है, खास करके इंडिया से, यार ये आदमी किसी की बात ही नहीं सुनता है। पूरी दुनिया को अमेरिका ने हल्ला किया कि कोई भी पेट्रोल नहीं खरीदेगा, किससे? रसिया से, और हम लोग खरीद के लाते हैं, कहा हमको जो सस्ता देगा देंगे। भारत ने अमेरिका को ही कहा कि अच्छा रूस से नहीं खरीदना है, उसी दाम पे आप हमको दे दीजिए, हम आपसे खरीद लेते हैं, जाओ। जरूरत नहीं, अमेरिका नहीं दिया। अमेरिका चाहता तो कहता कि ठीक है आप रूस से मत खरीदिए, उसी दाम में हम आपसे देंगे। भारत ओकरों से ले लेता और फिर एकरों से ले लेता, जा पेट्रोलियम खरीदेंगे, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, जरूरत तो नहीं। आगे बढ़े, पोखरण समझ में आ गया। अब्दुल कादिर, पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक का नाम था अब्दुल कादिर। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक का नाम अब्दुल कादिर। चलिए ये हटो भाई, तुम क्या आ गया? अरे व्हाट इज दिस? आई डोंट नो व्हाट इज दिस। चलिए देखिए ध्यान से। तो आपको मिल गया पोखरण, जैसलमेर मिल गया, जैसलमेर के पीछे पोखरण, पोखरण के पीछे देखिएगा आपको मिलेगा जोधपुर वायु अड्डा, जोधपुर हवाई जहाज बनाया होगा, जोधपुर एयरबेस, जोधपुर मिल गया, पोखरण के पीछे जोधपुर।
एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना का स्टेशन है। एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन। एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। यहाँ जहाजें खड़ी रहती हैं रेडी टू फाइट। किसके लिए खड़ी रहती हैं? तो बाबू बिगड़ गए हैं ना बगल वाले, यहाँ से धो सकते हैं लोग इसको। जोधपुर एयरबेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जोधपुर एयरबेस। किसी को दिक्कत? तो यहाँ जोधपुर एयरबेस, किसी को दिक्कत है तो बताएगा। तो सेना का, वायुसेना का सबसे बड़ा एशिया का अड्डा जोधपुर, और थल सेना का सबसे बड़ा अड्डा भटिंडा। थल सेना का सबसे बड़ा भटिंडा। सबको मिल गया जोधपुर? सबको जोधपुर मिल गया? चलिए अब यहां देखेंगे जयपुर और आमेर मिलेगा एक पास। खोलिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर और वहां पे मिलेगा आमेर। जयपुर और आमेर, जयपुर तथा आमेर, जयपुर और आमेर। जयपुर और आमेर। जयपुर में है हवा महल। जयपुर में क्या है? हवा महल। उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं हवा महल में, बहुत सारी खिड़कियां हैं। हवा महल रात में जब उस पर लाइट चलता है तो बहुत अच्छा दिखता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पूरा जयपुर पिंक नहीं है। हवा महल से आसपास का जो 4-5 किलोमीटर का एरिया है ना, वो पूरी उसकी जो बिल्डिंगें हैं वो पिंक कलर के पत्थर से बनाई गई, इसलिए पूरा शहर पिंक पिंक दिखेगा। दीवार, गली, मोहल्ला, सारा बिल्डिंग पिंक पिंक दिखेगा, इसलिए उसे पिंक सिटी कहा जाता है। पूरा जयपुर पिंक नहीं, बस उतना एरिया थोड़ा सा क्या है पिंक है, जयपुर के हवा महल के आसपास का। जयपुर यानी हवा महल के आसपास का। तो ये हो गया जयपुर। जयपुर के पास मिलेगा आमेर। आमेर के राजा थे भारमल। राजा भारमल जो थे, आमेर के राजा कौन थे? भारमल। तो आमेर के राजा भारमल की बेटी थी जोधाबाई, जिससे अकबर का क्या हुआ? विवाह हुआ था। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? बोलिए। तो ये हो गया जयपुर। जयपुर के पास क्या हो गया? आमेर। जयपुर के पास क्या मिल गया? आमेर। जयपुर के पास आमेर। सबको मिल गया आमेर। जयपुर के पास आमेर। अब मेरी और सब लोग ध्यान दिए, जयपुर आमेर से ऐसे तिरछा नीचे उतरेंगे तो अजमेर और पुष्कर मिलेगा। ऐसे तिरछा नीचे उतरेंगे तो अजमेर और पुष्कर मिलेगा। देखिए ध्यान से, अजमेर तथा पुष्कर, अजमेर तथा पुष्कर, अजमेर तथा पुष्कर, अजमेर तथा पुष्कर मिल गया। अजमेर तथा पुष्कर। सबको मिल गया अजमेर और पुष्कर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अजमेर में किसका दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी था। उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में पूछा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु, अरे आवाज कट गया क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस्मान हारूनी। आवाज ठीक जा रहा है? चलिए देखिए, थोड़ा सा आवाज कट गया था, तारे निकल गया हाथ से लग के। अरे निकल जाओ भैया। हाँ चलिए, तो उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो है उनके गुरु, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी। अजमेर के पास जगह है पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर में पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है ऊंट वगैरह के लिए। पुष्कर का पशु मेला ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी बहुत सैलानी आते हैं। और पुष्कर एकमात्र ऐसा जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर एकमात्र ऐसा जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है।
समझ में आ गया कि नहीं। यह मंदिर श्रापित है, ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है, वह मंदिर क्या है, श्रापित मंदिर कहा जाता है। आप जाइएगा मंदिर में तो उसके बाद वहाँ मतलब कुंड वगैरह है, नहाना होना पड़ता है। पहली बार हम गए थे तो हम लोग बताया कि भाई इधर से मतलब मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, मंदिर छोटा सा है, प्रांगण बहुत बड़ा है, वहाँ बड़ा सा एक तालाब है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, छोटी सी मंदिर है, ब्रह्मा जी की मंदिर है। लेकिन चूंकि वहाँ दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर कहाँ पे है, पुष्कर में स्थित है। ऊंट के मेला कहाँ लगता है ज़्यादा बड़ा सा, तो पुष्कर में लगता है। किसी को दिक्कत, पुष्कर समझ में आ गया। तो देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपको ना जोड़ा में शहर दिखेंगे सब यहाँ अक्सर। ये हो गया जयपुर के पास आमेर, पास पास दूगो मिल गया। अजमेर के पास पुष्कर, एकदम पास पास मिल गया, अजमेर के पास पुष्कर। अब अगर आप यहां से एक त्रिभुज बनाइएगा, ट्रायंगल, इधर से नीचे की और इधर से ऐसे के लिए, तो यहां मिलेगा कोटा। देखिए यहां मिल जाएगा कोटा, कोटा मिला इस टाइप में। इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, तो आपको मिलेगा यहां पे कोटा। सबको मिला कि नहीं मिला, कोटा। अभी तो इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बहुत फेमस है कोटा जगह, कोटा तो वहाँ का बहुत फेमस है, स्टूडेंट सब कोटा में बहुत पढ़ते हैं सब। कोटा, ओम बिरला साहब जो है हम लोग के लोकसभा अध्यक्ष, उनका संसदीय क्षेत्र भी कौन सा है, कोटा है, उनका संसदीय क्षेत्र कोटा। कोटा में परमाणु बिजली भी घर है, कोटा। कोटा में कोयला से भी बिजली बनता है, एनटीपीसी भी है। और राणा प्रताप सागर भी कोटा में है, जो पानी से भी बिजली बनता है, चंबल नदी के किनारे। तो कोटा जिला ऐसा है कि इसके एक साइड में चंबल नदी पे पानी से बिजली बनता है, उसके एक साइड में एनटीपीसी कोयला से बिजली बनता है, और वहीं पर रावत भाटा परमाणु संयंत्र है, परमाणु से भी बिजली बनता है। तो एक ही शहर में 3 प्रकार के बिजली संयंत्र आपको अगर देखने को मिलेगा, तो भारत का एकमात्र शहर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोटा में। कहाँ पे मिलेगा, कोटा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, परमाणु संयंत्र कोटा, कोटा। आगे बढ़े, किस नदी के किनारे, कोटा शहर किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। कोटा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, स्टूडेंट का पूरा हब है कोटा में। जिसको देखो इंजीनियरिंग करने कहाँ निकल जाता है, कोटा। अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, कोटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए मेरी ओर से ध्यान से देखिए, ये आमेर और जयपुर मिल गया, आमेर और जयपुर यहाँ पे मिल गया आपको, आमेर जयपुर, अजमेर और पुष्कर, यहाँ मिल गया आपका कोटा, अजमेर। ये वापस जाइए अजमेर, अजमेर के नीचे देखिएगा उदयपुर, शादियाँ बड़ा फेमस है उदयपुर किले की, उदयपुर मिल गया, उदयपुर, उदयपुर राजा महाराजाओं का शहर कहा जाता है उदयपुर। इतना समझ में आ गया, राजस्थान कोटा तक तो समझ में आ गया। वापस मेरी ओर ध्यान दीजिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर के पीछे देखेंगे तो पोखरण, पोखरण के पीछे देखेंगे तो जोधपुर, जोधपुर से ऊपर की ओर इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा मकराना। देखिए जयपुर के पीछे, जोधपुर से ऊपर मकराना। यहाँ मकराना संगमरमर के लिए फेमस है, ताजमहल के संगमरमर मकराना से ही लाए गए थे, ताजमहल के संगमरमर मकराना से ही लाए गए थे। जयपुर के पीछे और इधर को इस साइड से ऊपर मिलेगा, अजमेर से भी ऊपर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मकराना। देखिए ध्यान से, मकराना, मकराना किस लिए फेमस है बबुआ, मकराना किस लिए फेमस है, मकराना इज फेमस फॉर वाइट संगमरमर। मकराना से सफेद संगमरमर, बेदाग सफेद संगमरमर मकराना में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सब। सफेद बेदाग संगमरमर मकराना के पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सब। ठीक है, सबको मिल गया मकराना। भारत में सफेद संगमरमर से सबसे पहले जहांगीर ने अपने ससुर जी
यानी जहांगीर की पत्नी नूर जहां अपने बाऊजी के लिए एतमातुद्दौला का मकबरा बनाई थी। वह इतना सुंदर था कि उससे प्रेरित होकर ताजमहल की निर्माण शाहजहां ने कराया था। हालांकि ताजमहल सफेद रंग का भले है, लेकिन उसकी प्लानिंग थी कि उसके बगल में काला ताजमहल बनाने के लिए काले पत्थर से ग्रेनाइट, जो किचन में लगता है ग्रीन या ब्लैक कलर का, ग्रेनाइट से बनाने का उसका मन था शाहजहां का, जिसमें उसका कहना था कि इसमें हमारे कबर हो जाएगा, इसमें उसका कबर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले निपट गया कौन? शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब आया, कहा कि रे ससुरा तो नहीं थे, कुल पैसा अपनी पत्नी की याद में खर्चा कर दिया, हमरा कौन सी मिल, तो डाल दिया उनको जेल में, डाल दिया उनको जेल में। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। सबसे पहली संगमरमर से बनने वाली इमारत एतमातुद्दौला का मकबरा। किसका मकबरा? एतमातुद्दौला का मकबरा। उसके बाद बना था ताजमहल, और ताजमहल की तो प्रसिद्धता पूरी विश्व में प्रसिद्ध है, ताजमहल वगैरह के लिए। आगे बढ़ जाए। ताज मिल गया मकराना। मकराना के बगल में देखेंगे मिलेगा आपको नागौर। मकराना के बगल में मिलेगा नागौर, पहली पंचायती राज नागौर में बनाई गई थी। मकराना के बगल में देखिए नागौर, मकराना के बगल में नागौर, मकराना के बगल में नागौर मिलेगा, मकराना के बगल में नागौर। भारत में पहली पंचायती राज 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर से प्रारंभ की गई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। नागौर से, नागौर मिल गया। पंचायती राज पहली बार राजस्थान के कहाँ लागू किया गया? नागौर में लागू किया गया था। नागौर, अब तो पूरी भारत में लागू कर दिया गया पंचायती राज को, तो नागौर में पहली बार पंचायती राज लागू हुए। तो राजस्थान को एक बार मेरी और फिर से देखिए। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बाड़मेर के पीछे पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए, उसके पीछे आपको मिलेगा जोधपुर एयरबेस है, इसके यहाँ मिलेगा अजमेर और पुष्कर, इसके नीचे मिल जाएगा उदयपुर, यहाँ मिल जाएगा आपका कोटा, यहाँ जयपुर और आमेर, जयपुर और आमेर, यहाँ पे मिलेगा आपको मकराना के लिए, यहाँ संगमरमर के लिए मकराना, और यहाँ मिलेगा आपको नागौर, पंचायती राज के लिए प्रसिद्ध जगह नागौर। ये जगह हो गया कोटा। कौन सा जगह हो गया? कोटा। किसी को दिक्कत? कोटा राजस्थान। बताइए लोग बाबू, राजस्थान में एक बार दोबारा, ये पहाड़ कौन सा होगा राजस्थान में? राजस्थान का पहाड़ी क्षेत्र ये बता सकते हैं? हाँ, राजस्थान का यह पहाड़ी क्षेत्र है अरावली। कितने लोग बता सकते हैं? अरावली से ये इधर नदी जो निकलेगी लूनी, इधर बनास, ये नदी चंबल, कोटा चंबल नदी के किनारे है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजस्थान। अब नेक्स्ट कल समझा देंगे आप लोग को, आज राजस्थान में इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है।